नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। 7 बजे के इंडिया 360 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी के घमासान से, जो अभी भी जारी है और अब सामने आया है कैसे टिकट बंटवारे में इसका असर पड़ा है। अखिलेश यादव ने टिकटों के वितरण पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और नाराज होना उनका तो होना ही था, क्योंकि उनके कई करीबी हैं। उन्होंने एक लंबी लिस्ट पकड़ाई थी मुलायम सिंह यादव को। उनमें से कुछ ही नाम मुलायम सिंह यादव ने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। जो लंबी फहरिस्त अखिलेश यादव ने तैयार की थी, काफी मशक्कत के बाद उसे तैयार किया गया था, उसमें उनके कई करीबियों का नाम था। उसमें जो विनेबिलिटी फैक्टर है उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा माना गया था। कौन वो लोग हैं जिनकी छवि साफ है, जो आने वाले चुनाव में जीत सकते हैं। इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए एक लिस्ट तैयार की थी अखिलेश ने, पर कई लोगों का नाम उसमें से कट गया है। चाचा भतीजे के बीच छिड़ी लिस्ट की जंग में एक बार फिर नेताजी को रेफरी बनकर मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन मुलायम सिंह यादव की लिस्ट साफ बताती है कि पलड़ा चाचा का ही भारी रहा। देखिए अखिलेश के किन किन करीबियों का पत्ता कटा। कैबिनेट मंत्री पवन पांडे को टिकट नहीं मिला। वो शिवपाल के करीबी आशु मलिक को धक्का देने को लेकर चर्चा में थे। मंत्री और बाराबंकी से विधायक अरविंद सिंह गोप का टिकट कट गया। सुल्तानपुर से अरुण वर्मा का टिकट भी काट दिया गया है। दूसरी तरफ शिवपाल समर्थकों का दबदबा देखिए। ओम प्रकाश सिंह और शादाब फातिमा, जिनको अखिलेश ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, दोनों को टिकट दिया गया है। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को बाराबंकी से टिकट मिला है। कैबिनेट से बर्खास्त होकर फिर वापसी करने वाले गायत्री प्रजापति को भी टिकट मिला है। नारद राय और राजकिशोर सिंह को भी टिकट मिला है और बाहुबली अतीक अहमद को कानपुर कैंट से टिकट दिया गया है। उन्होंने अकेले दी, अखिलेश ने भी दी है और कई नेताओं ने दी है, तो जितना एडजस्ट कर सकते उतना कर रहे हैं और अभी बाकी हैं सीटें। मैंने भी एक सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी थी, जिसमें जानकारी के बाद कि ये जीत सकते हैं और उन नामों पे चर्चा हो, वो नाम मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिए थे। अभी नई सूची आई है, कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी शायद टिकट कटी है। मैं फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि ऐसे लोग जिन्होंने काम अच्छा किया है, जो अपने क्षेत्र में जीत सकते हैं, उनकी दोबारा विचार किया जाए उनको। बेटे अखिलेश के बारे में मुलायम ने कहा कि वो जहां से चाहें चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सीएम के सवाल पर गोल मोल कर आप नहीं समझते कि अखिलेश उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे? आप नहीं जानते। उन्होंने खुद कहा कि हम होना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? हम क्यों बताओ, हम तो करीबी करना है। हमारे यहाँ कभी नहीं किया जाता और पार्टियों में किया जाता है। 2017 विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल 325 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बाकी 78 सीटों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी इशारा मिला है कि उनके सीने में दबी हसरतें अब भी जवां हैं। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। तो अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, एक मीटिंग चल रही है अखिलेश यादव के साथ। उनके जो करीबी, जिनका पत्ता कट गया, जिनको टिकट नहीं मिला, वो सब अखिलेश को अपना दुखड़ा सुनाने गए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि नेताजी से आगे भी बात करूंगा कि क्यों इन लोगों का नाम सूची में नहीं है। तो कौन है वो लोग जो अखिलेश के करीबी थे और जिनको टिकट नहीं मिला है? आइए एक नजर डालते हैं उन नामों पर इस ग्राफिक्स के जरिए। पवन पांडे अखिलेश समर्थक हैं, उनको टिकट नहीं मिला है। साथ ही साथ इस सूची में नाम जुड़ गया है अरविंद सिंह गोप का भी, बाराबंकी से हैं वो एमएलए, उनको टिकट नहीं मिला है। और भी कई नेता हैं जो मॉडर्न फेसेस थे, नए नेता हैं, यंग ब्लड जिनको कहा जाता है, इन सब को पहली लिस्ट के बाहर रखा गया है। पर कई ऐसे विरोधी हैं जिनको टिकट मिला है, यानी कि शिवपाल यादव का दबदबा जो पार्टी में है, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका दबदबा है, वो साफ हो गया है। अतीक अहमद इसमें सबसे पहला नाम है। अतीक अहमद को लेकर के बहुत ठनी थी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में, आपको याद होगा। नारद राय ऐसा दूसरा नाम है। एक और नाम है इसमें शादाब फातिमा का, और साथ ही साथ एक ऐसा आदमी अतीक अहमद, जिसने साफ चैलेंज दे दिया था अखिलेश यादव को कि अगर मेरा पत्ता कटता है, अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है, तो मैं अपना टिकट खुद ही छपवा लूंगा। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर कंटेस्ट करूंगा असेंबली इलेक्शंस, जो चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। तो उनको भी टिकट मिला है कानपुर
छावनी से। आगे अब कैसे जो बातचीत होती है अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बीच में, क्या इस सूची में कुछ फेरबदल होता है, आपको हम बताएंगे आज तक। पर आगे बढ़ते हैं। अब आज नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो गए हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने जनता के धैर्य की जो मियाद मांगी थी वो भी आज पूरी हो गई। विपक्ष अपने तरकश में तीर के साथ हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। आज इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की, जिन्होंने सरकार से 5 सवाल पूछे और 5 मांगे भी साथ ही साथ रख दी। प्रधानमंत्री देश को थोड़ा सा समझाएं, थोड़ी सी चीजें समझाएं। सबसे पहले 8 नवंबर के बाद कितना कालाधन निकला है, कितना कालाधन मिला है। दूसरी बात, देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कितने लोगों के रोजगार गए, वो देश को बताएं। तीसरी बात, कितने लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के कारण अपनी जान खोई, कितने लोगों की मृत्यु हुई और सरकार ने उन लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ये डिसीजन जब प्रधानमंत्री ने लिया, उन्होंने किससे पूछकर लिया, किन एक्सपर्ट से उन्होंने राय ली, उनके हमें नाम बता दें। और 5वीं बात, 8 नवंबर से 2 महीने पहले किन किन लोगों ने 25 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में डिपॉजिट किया है, वो कौन लोग हैं, उनकी लिस्ट प्रधानमंत्री देश को दें। वहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर कहा कि यह फैसला पूरी तरह फेल हो गया है। पटना में नोटबंदी के खिलाफ एक महाधरना में शामिल लालू ने आरोप लगाया कि इस फैसले से किसान, मजदूर और गरीब सबसे ज्यादा परेशान हो चुके हैं। नोटबंदी, विपक्ष की मोर्चेबंदी और तमाम मुद्दे पर उनसे बात की आज तक संवाददाता सुजीत झा ने। 50 दिन पूरे होने को जा रहे हैं नोटबंदी के, और इस अवसर पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव महाधरना करने जा रहे हैं नोटबंदी के खिलाफ। महाधरना का आयोजन किया है लालू जी ने आज। आपने राष्ट्रीय जनता दल ने हमने ऐलान किया कि राष्ट्रीय जनता दल का धरना है, महाधरना है, और ये संकेत है मोदी सरकार के खात्मे का। और जो पूरे देश के किसान, मजदूर, कामगार, किसान में कोई तबका, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, सारा देश का काम ठप हो गया। सबके पेट पर लात मार दिए। बड़े बड़े मछलियों को इन्होंने नहीं पकड़ा। आज भी कतार में लोग खड़े हैं, बैंक खाली है। 50 दिन को हम देखते हैं, पीछे 50 दिन में क्या आपने देखा? क्या 50 दिन में हमने 50 दिन में देखा कि ये जो बोले थे कि हम टेररिस्ट से पैसा लाएंगे, नक्सलाइट से और पैसा निकालेंगे, काला धन, तो सब काला धन बीजेपी के घरों से निकला है। और ये क्या निकला आप ब्यौरा दें। अब ये जो भाषण किए थे, मैं फिर दोहराता हूँ कि 50 दिन 50 दिन 50 दिन 50 दिन हमको दीजिए, हम देश को एकदम पटरी पर ला देंगे, एकदम मालोमाल कर देंगे, सारा पैसा निकाल लेंगे। तो 50 दिन आज खत्म हो रहा है। 500 और 1000 के पुराने नोट अब आपको जेल की हवा भी खिला सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार नए अध्यादेश को मंजूरी दे चुका है। इसके तहत 31 मार्च 2017 के बाद किसी के भी पास पुराने नोट, अगर 10 से ज्यादा पुराने 500 और 1000 के नोट मिले तो सजा का ये प्रावधान है। पुराने नोटों पर नया नियम। 31 मार्च 2017 के बाद मुश्किल, जेल पहुंचा सकते हैं पुराने नोट। केंद्र सरकार का नया अध्यादेश उन लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है जो 31 मार्च 2017 के बाद भी इन्हें आरबीआई में जमा नहीं कराते। इकतीस मार्च 2017 के बाद आरबीआई या केंद्र सरकार के पुराने नोटों पर कोई देनदारी नहीं होगी। अगर किसी के पास पुराने नोट 10 से ज्यादा पाए जाते हैं तो वो सजा और जुर्माने का हकदार होगा। अध्यादेश के तहत 4 साल की जेल और 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
हालांकि विपक्ष का आरोप है कि नोटबंदी फेल हुई, इसलिए ऐसा अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, जब वो मायूस हो गए हैं, मायूसी जब आती है, जब फेल्यूर होते हैं, तो नेचुरली नए नए तरीके ढूंढने शुरू करते हैं, इसलिए कि लोग उनके गलतियों को भूल जाएं। लेकिन लोग तो भूलने वाले नहीं, रोज तकलीफ उनकी हो रही है, रोज तो अभी लाइन में खड़े हुए हैं। It is reported in the press that some ordinance is coming. We do not know into details. I think the cabinet meeting is going on. Let it disclose first. We do not know. Without knowing into details, it won't be proper to say all this. So we are waiting. Let us see, and then we'll give our response. This order, so that they said 50 days. So wait for 2 days. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का ये अध्यादेश बाजार से पुरानी करेंसी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए है। दिल्ली से रीमा पाराशर और ब्रजेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। वहां कालेधन के खिलाफ मुहिम अब भी जारी है। आज सबसे बड़ी बरामदगी हुई मुंबई से, जहां विदेशी करेंसी के अलावा नए नोटों की बड़ी खेप भी पकड़ी गई। नोटबंदी के 50वें दिन भी काली कमाई के कुबेर हत्ते चढ़े। सबसे बड़ी बरामदगी मुंबई से हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने करीब 44 लाख मूल्य की विदेशी करेंसी बरामद की। पूछताछ में पता चला कि यह करेंसी सऊदी अरब से हैदराबाद और फिर मुंबई लाई गई थी। इसमें कई देशों के करेंसी नोट थे। मुंबई एयरपोर्ट पर ही 25 लाख के नोट पकड़े गए। सभी 2000 के नोट थे और इन्हें लिफाफों में छिपाकर विदेश ले जाने की तैयारी थी। उधर नवी मुंबई में एक कंपनी के दफ्तर से 45 लाख नए नोट बरामद हुए। दफ्तर से 5 लोग हिरासत में लिए गए। ये लोग कारगर एरिया में नोट बदल के देने वाले हैं, तो पुलिस ने एक बनावट गिराई बोल के वो लोगों के ऊपर ट्रैप कर दिया है। इसमें 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और 45 लाख रुपीस नए करेंसी के 2000 के नोट्स उनके पास से बरामद किए गए हैं। वहीं दिल्ली में 34 करोड़ के काले धन को सफेद करने के इल्जाम में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर के हवाला कारोबारियों से साठगांठ। जी हां, ये मामला सामने आया और इस सिलसिले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त हम दिल्ली के केजी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के बाहर मौजूद। दरअसल यहां एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें बैंक के मैनेजर को ब्लैक मनी को व्हाइट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और बाकायदा ईडी ने कार्रवाई की है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। इससे पहले इनकम टैक्स इस बैंक के मैनेजर को नोटिस भी दे चुका है। तमाम 32 करोड़ की ट्रांजैक्शन थी उस वक्त, तब घेरे में आया था। इसके बाद अब दोबारा कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से, जिसमें बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी को शक है कि कोटक बैंक के मैनेजर की हवाला आरोपी पारसमल लोढ़ा और रोहित बंसल से साठगांठ है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। करीब महीने भर के अंदर ही कानपुर में दूसरी ट्रेन दुर्घटना आज हो गई। आज सुबह सुबह सियालदह अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। शुक्र है हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना भयानक रहा होगा, लेकिन शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। कानपुर देहात के रूरा स्टेशन के पास सियालदह अजमेर एक्सप्रेस में सवार यात्रियों की नींद अल सुबह एक जोरदार धमाके से खुली। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई। इसमें अभी तक 28 लोग घायल हैं। कितने की मौत हुई है? अभी तक मौत को कंफर्म कर रहे हैं। 2 की पहले रिपोर्ट आ रही थी, अभी रिपोर्ट आ रही है 1 की आ रही है, तो लेट अस कंफर्म फर्स्ट और उसके बाद हम आधिकारिक फिगर। जिस वक्त ये हादसा हुआ, ट्रेन एक छोटी नहर के पुल से गुजर रही थी। S5 और H6 कोच तो बीच नहर में जा गिरे। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन अभी तक हादसे की वजह नहीं बता पा रहा है। डिरेलमेंट है, डिरेलमेंट की कई वजहें हो सकती हैं। रेल फ्रैक्चर से लेके पॉइंट के कोई इशू को लेके, रोलिंग स्टॉक का कोई इशू लेके, ड्राइवर की कोई मिस्टेक को लेके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो अभी कोई ऐसा कंजेक्चर नहीं किया गया है, हमें उसको इंक्वायरी का प्रतीक्षा करनी होगी। रेलवे ने हादसे में जख्मी हुए लोगों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।
20 नवंबर को इसी रूट में हुए एक हादसे में करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी। महीने भर में दोबारा इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ गई। आज का हादसा ये बताने के लिए काफी है कि ट्रेन का सफर अब भी भगवान भरोसे ही है। कानपुर से रंजय सिंह और शिवपूजन झा के साथ आज तक ब्यूरो। इंडिया 360 में वापस आपका स्वागत है। नजीब जंग के उत्तराधिकारी के तौर पर दिल्ली के अगले उपराज्यपाल का नाम तय हो गया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अनिल बैजल इससे पहले केंद्र में गृह सचिव भी रह चुके हैं। औपचारिक ऐलान बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा। आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही। एक और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।